हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिस टाइम भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। अब देखो, अपन ने अभी तक की जो स्टडी करी है, अभी तक जो वीडियो अपलोड हुए हैं उसमें अपन ने गॉस लॉ स्टार्ट कर दिया था और गॉस लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लिए थे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते थे वो सब भी अपन ने देख लिए थे। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि गॉस लॉ बड़ा टॉपिक है और इसमें एक एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जरूर आता है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ ही आज अपना टॉपिक है। एप्लीकेशन जो है वो इसकी कई एप्लीकेशंस हैं। तो फिलहाल अपन जो एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं, दो एप्लीकेशन अपने पास में हैं। एक तो है इनफाइनाइट लेंथ का, यदि मेरे पास में वायर हो जिस पे चार्ज लगा हुआ है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और फॉर्मूला क्या बनेगा। ऐसे ही यदि मेरे पास में शीट है तो उसके कारण भी मुझे वही दो चीज़ निकालनी है, डायरेक्शन और फॉर्मूला। क्लियर? तो अब ये शुरू करते हैं। और ये जैन अकेडमी प्यारा सा क्यूट सा चैनल है आपका, उसमें ही तो जैसे मान लो यूँ समझो कि ये मेरे पास में एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, झाड़ू है, झाड़ू की एक डंडी है और कुछ नहीं है। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का मतलब इसका ये वाला जो एंड है ये अपन को पता नहीं है कहाँ है। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसका ये वाला एंड अपन को पता नहीं है कहाँ है, इसका ये वाला एंड अपन को पता नहीं है नीचे कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट मान के चलनी है। इस इनफाइनाइट लेंथ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले ही बताया था, फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि इसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ पे यदि 1 कूलाम चार्ज है तो हर 1 सेंटीमीटर लेंथ पे 1 कूलाम चार्ज ही रहेगा। समझ में आ रही चीज़? यानी कि इतनी लेंथ पे जितना चार्ज है हर इक्वल लेंथ पे उतना ही चार्ज रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है और अपने कोर्स में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो अपन को ये मान के चलना है कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट अपनी एप्लीकेशन यही आती है कि यदि इनफाइनाइट लेंथ चार्ज स्ट्रेट वायर है तो इनफाइनाइट लेंथ में बना देता हूँ। पहले तो ये मान लो अपने पास में इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज स्ट्रेट वायर हो गया, तो इस पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चार्ज मैंने इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, और मुझे पता लगाना है कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी। दो चीज़ें अपन को फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये तो स्ट्रेट वायर के लिए हो गया, डायरेक्शन दोनों के एक साथ लेंगे, स्ट्रेट वायर और शीट के लिए। अब देखो यूं समझो ये मेरे पास में एक इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन शीट है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है, नीचे भी, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हो गया, ये क्या है इसका एरिया। तो इसका मतलब इसके यूनिट एरिया में जितना चार्ज है हर यूनिट एरिया में इसके उतना ही चार्ज आ रहा है। इसका मतलब ये चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मुझे यही फाइंड आउट करना है कि इस शीट के कारण इसके सामने यदि कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा और डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो यदि मैं शीट बनाना चाहूँ तो ये शीट कुछ ऐसी बनेगी इस तरह से। ठीक है, 3D व्यू है एक तरह से इसका ये। तो ये शीट जो है वो कुछ ऐसी बन रही है, मान लो ये इसका 3D व्यू है, वो ये इनफाइनाइट लेंथ की है। ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ की है ऐसे। क्लियर? तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसमें यूनिफॉर्मली फैला हुआ है इस तरह से। तो अब अपन को फाइंड आउट ये करना है कि इस शीट के कारण इसके सामने यदि कोई पॉइंट होगा तो इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, ये शीट ऐसे रखी हुई है इस तरह से। ठीक है, ऐसे रखी हुई है और इसे मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं क्या है। एक तो मेरे पास में स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर है, उसके सामने यदि कोई पॉइंट है तो मुझे उस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास में यदि इनफाइनाइट लेंथ की यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड शीट है इस तरह से, तो उसके सामने जो पॉइंट है उस पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो चीज़ें अपन को करनी है। तो पहले अपन 1 बाय 1 ले लेते हैं। पहले अपन डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन किस तरह से निकाली जाएगी। ठीक है, मुझे इस P पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है। मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से ये जो डिस्टेंस होगी कुछ भी होगी, ये पॉइंट मैंने मान लिया इसका O पॉइंट है। ठीक है, मैंने इस O पॉइंट के ऊपर की तरफ कुछ लेंथ पे एक DL लेंथ का स्मॉल पार्ट लिया। ठीक है,
ऐसे ही जितनी लेंथ पे ये लिया गया है उतनी ही लेंथ पे मैंने नीचे की तरफ भी एक स्मॉल पार्ट लिया dl लेंथ का, ठीक है। इस वायर की यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो अपन क्या मानते हैं, लैम्डा, ऐसा ही मानते हैं। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज यदि लैम्डा है तो dl लेंथ पे जो चार्ज होगा dq वो क्या लैम्डा dl हो जाएगा। ये चीज़ पढ़ चुके हैं अपन पहले भी, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, q/l, ऐसा ही होता है। तो यदि यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो dl लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq मैंने मान लिया तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl हो जाता है ऐसा। ऐसे ही यहाँ पे भी चार्ज कितना हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज यहाँ पे भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, लैम्डा इंटू dl हो जाएगा। इस स्मॉल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्शन निकाली जाती है किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज को ले आओ, जिस पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ले आओ, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये जो डायरेक्शन बनेगी वो डायरेक्शन कैसी बनेगी, रिपल्सिव की डायरेक्शन बन जाएगी इस तरह से। ये डायरेक्शन आ गई इसकी डी आ गई। इस स्मॉल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन वही कैसी रहेगी, आउटवर्ड, ठीक है। तो इसके कारण भी इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी आनी है, आउटवर्ड, ऐसी आ जाएगी आउटवर्ड। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर दिख जाए। तो ये डायरेक्शन कैसी आ गई यहाँ पे, आउटवर्ड आ गई। ये एंगल यदि थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा क्लियर। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है। इस चीज़ को, इस लाइन को, सेंटर वाली लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है इस तरह से, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा। ये डायरेक्शन कभी मतलब ऐसे निकलवाई नहीं जाती, केवल पूछी जाती है। तो मैं निकाल के बता रहा हूँ कि एक्चुअल में डायरेक्शन आएगी कैसी, ठीक है। बाकी तुम्हें फिर याद ही रखना है कि ऐसे डायरेक्शन होगी, मेथड कोई काम में नहीं लेना है। इस डी का मैं थीटा की डायरेक्शन में यदि कंपोनेंट लेता हूँ तो क्या आएगा, डी कोस थीटा, और थीटा के अपोजिट लेंगे तो क्या आएगा, डी साइन थीटा। ऐसे इस डी का यदि मैं थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट लूंगा तो क्या आएगा, डी कोस थीटा, और थीटा के अपोजिट कंपोनेंट लेंगे तो क्या आएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। डी साइन थीटा, डी साइन थीटा सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। डी कोस थीटा सेम डायरेक्शन में है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब इस वायर के कारण ये दोनों स्मॉल पार्ट जो लिए थे उसके कारण इंटेंसिटी कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ऐसे ही मैं यहाँ पर एक स्मॉल पार्ट, यहाँ पे 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 एक स्मॉल पार्ट, ऐसे पेड़ लेते जाएंगे, सबके कारण डायरेक्शन कैसी आएगी, आउटवर्ड। तो सबके कारण डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी तो नेट जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, इस स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी कि किसी भी पॉइंट पे, अब ये चीज़ ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट पर यदि मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मान लो ये स्ट्रेट वायर है, इसके इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो कैसी आएगी, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वाला। इस पॉइंट पर निकालूंगा तो कैसी आएगी, आउटवर्ड। इस पॉइंट पर निकालूंगा तो कैसी आएगी, आउटवर्ड। यानी कि किसी भी पॉइंट पर इनफाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेट वायर के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो। और नेगेटिव होगा तो यदि ये वायर नेगेटिव चार्ज होता तो ये इंटेंसिटी इधर की बजाय कैसी होती, ऐसी। ये इंटेंसिटी इधर की बजाय कैसी होती, ऐसी। तो दो कंपोनेंट तो ऐसे बनते हैं, दो कंपोनेंट ऐसे बनते हैं अंदर की तरफ। तो नेट इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर आती है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो यदि पॉजिटिव चार्ज वायर है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है हर पॉइंट के ऊपर। अब देखो जैसे इसको समझना, हर पॉइंट का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ का होता, इनफाइनाइट लेंथ का ही है। इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालूंगा तो आउटवर्ड, इस पॉइंट पे निकालूंगा तो आउटवर्ड, इस पॉइंट पे निकालूंगा तो आउटवर्ड, इस पॉइंट पे निकालूंगा तो आउटवर्ड। किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही बनेगी, जब तक वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है तब तक, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ के वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होती है, ठीक है। अब इस शीट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक तो अपन ने ये देख ली डायरेक्शन, अब इस पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी निकालेंगे अभी, ठीक है। ये देखते हैं, ये इनफाइनाइट लेंथ की मेरे पास में प्लेन शीट है। मैंने क्या किया, इस O पॉइंट के ऊपर की तरफ यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लिया DA, और ऐसे ही इतनी ही नीचे की तरफ एक और स्मॉल एरिया लिया मैंने
DA, ठीक है। इस शीट के यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपन ने पढ़ा था कि यूनिट एरिया पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सिग्मा। पढ़ा था, अरे याद है कि नहीं है? एक तो अपन ने पढ़ा था लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल, एक अपन ने पढ़ा था सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, और एक अपन ने पढ़ा था रो इक्वल्स टू क्यू बाई बी। ये तीनों काम आएंगे अपने गॉस लॉ में, ठीक है। तो अब मैंने मान लिया कि इसके यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सिग्मा है, तो DA एरिया में चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा DA, ठीक है। इस स्मॉल चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, भी स्मॉल चार्ज है पॉजिटिव, इस पॉइंट P पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड, आ गई। इस स्मॉल चार्ज के कारण इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। ये इंटेंसिटी की डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड। ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लो, ये थीटा तो ये भी क्या थीटा, ये थीटा तो ये भी क्या थीटा। इस DE का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, DE कोस थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, DE साइन थीटा। ऐसे इस DE का इधर की तरफ कंपोनेंट क्या आएगा, DE कोस थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या बनेगा, DE साइन थीटा। DE साइन थीटा, DE साइन थीटा सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। DE कोस थीटा सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन, दोनों जुड़ जाएंगे। तो नेट जो डायरेक्शन बनेगी इन दोनों पार्ट के कारण वो कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ऐसे ही दो पार्ट यहाँ ले लेंगे, दो यहाँ ले लेंगे, दो यहाँ ले लेंगे, दो यहाँ ले लेंगे, दो यहाँ ले लेंगे, इनफाइनाइट लेंथ की है तो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के पेयर्स लेते जाएंगे। हर पेयर के कारण जो इंटेंसिटी बनेगी वो कैसी बननी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका मतलब हर पॉइंट पर जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनेगी शीट के कारण वो भी कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यानी कि यदि मान लो ये मेरे पास में शीट है, तो इस शीट के कारण जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनेगी किसी भी पॉइंट पर वो कैसे बनेगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो, चाहे वो इनफाइनाइट लेंथ की है, चाहे वो यहाँ कोई पॉइंट हो, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बननी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो जैसे मान लो इस पॉइंट पर निकालनी है तो ये आउटवर्ड, इस पॉइंट पर निकालनी है तो ये आउटवर्ड, इस पॉइंट पर निकालनी है तो ये आउटवर्ड, इस पॉइंट पर निकालनी है तो ये आउटवर्ड। तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो बनती है वो कैसी बनती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड बनती है। यदि पॉजिटिव चार्ज शीट है तो, और यदि नेगेटिव चार्ज शीट होगी तो कैसी बन जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगी। समझ में आ गई चीज़। बस अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये इतना मेथड जो है वो तो हमने बता दिया, बाकी कोई पूछा नहीं जाता। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि पॉजिटिव चार्ज यदि वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड। नेगेटिव होगा तो हर पॉइंट पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड, ठीक है। बस ऐसे यदि पॉजिटिव चार्ज शीट है तो हर पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और यदि नेगेटिव चार्ज शीट होती तो डायरेक्शन कैसी होती, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाती। क्लियर है। तो ये तो अपने पास में डायरेक्शंस निकालने का तरीका अपन ने देख लिया, ठीक है। अब अपन फॉर्मूला बनाते हैं कि इस वायर के कारण, पहले वायर की बात कर लेते हैं कि वायर के कारण इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा। उसको करने के दो तरीके हैं, गॉस लॉ भी है और गुलाम लॉ भी है, ठीक है। दोनों से अपन कर सकते हैं, लेकिन अपन गॉस लॉ के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो अपन को गॉस लॉ ही लगा के इसको आगे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो यही है कि इस स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो चीज़ और देखनी है, ठीक है। तो वो और देख लेते हैं। उसमें क्या है, ऐसी कोई नई चीज़ तो है नहीं उसमें, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। पढ़ते रहो तो सिंपल है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, फिर ख़त्म हो। और क्या है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना देखो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली लिखना जरूरी है, चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर। बड़ी लंबी चौड़ी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ का मेरे पास में स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर के कारण वही मुझे करना ये है कि किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ।
ठीक है, गॉस लॉ की हेल्प से अपन को करना है। तो गॉस लॉ की हेल्प से कैसे होगा वो चीज़ समझना। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। जैसे मान लो ये मेरे पास में इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज मैंने मान लिया इस पर ऐसे, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। यूनिट लेंथ पे चार्ज अपन मान लेते हैं इसके क्या है, लैम्डा है। मुझे फाइंड आउट करना ये है कि इससे r डिस्टेंस पे, ये मान लो इस वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही चीज़। तो इस पॉइंट P पर मुझे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब एक चीज़ समझना, वो तभी एप्लीकेबल है जब चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस में हो। समझ में आ रही चीज़। चार्ज यदि क्लोज सरफेस में होगा तभी अपना गॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, नहीं तो गॉस लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो चार्ज को क्लोज सरफेस में लाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले अपन यही करते थे, गॉस लॉ जब भी अप्लाई करते थे, यदि ओपन सरफेस, जैसे अपन ने क्यूब वाले क्वेश्चन किए थे, क्यूब के कॉर्नर पे होता है तो अपन क्या करते हैं, क्यूब के सरफेस सेंटर पे होता है तो अपन क्या करते थे, एक और क्यूब बनाते थे जिससे चार्ज सेंटर में आता था। तो ऐसे ही इसमें है कि चार्ज को सेंटर में लाने के लिए मुझे इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो अज्यूम करनी पड़ेगी, और उस इमेजिनरी सरफेस को अपन नाम देते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी सरफेस अज्यूम कर ली। ठीक है, मुझे इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो इसके चारों तरफ सिमेट्रिकल सरफेस होनी चाहिए, सरफेस भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया है, इसके चारों तरफ एक सिमेट्रिकल सरफेस, कैसी, सिलेंड्रिकल, ऐसी मैंने इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो अज्यूम कर ली। ये मान लो ये अपन एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो इसके चारों तरफ क्या कर ली है, अज्यूम कर ली है, ऐसे कर ली अज्यूम। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने इसके चारों तरफ अज्यूम कर ली। एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये एक्चुअल में कोई सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं है, केवल अपन एक अज्यूम करी है इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर। अब समझो, इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जो लेंथ है वो लेंथ मैंने मान ली स्मॉल l है। तो कोई बता सकता है कि सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कितना चार्ज गया है। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा, तो l लेंथ पे चार्ज कितना होगा, लैम्डा इंटू एल नहीं होगा क्या, होगा भी। अपन को ये पता है कि लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई एल, तो Q कितना होता है, लैम्डा इंटू एल। तो यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा, तो L लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, यानी कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है सिग्मा Q वो कितना है, लैम्डा इंटू एल। क्लियर। अब देखो, इस गॉसियन सरफेस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। 3 पार्ट कौन कौन से, एक तो मैंने इसकी ऊपर वाली सरफेस मानी S1, ये वाली सिलेंड्रिकल सरफेस मानी S2, और ये वाली सरफेस मैंने मानी इसकी S3। 3 सरफेस मान ली। ये सरफेस है, जैसे मान लो ये अपने पास में ये सिलेंडर आ गया, इसके अंदर एक वायर है जो इसके अंदर से जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मैंने इसकी L लेंथ मान ली। ऊपर वाली सरफेस मान ली सर्कुलर S1, एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस अपन ने मानी है S2, और नीचे वाली सर्कुलर सरफेस अपन ने मानी है S3, मान ली इस तरह से। अब यदि मैं बात करूं कि इस S1 सरफेस के ऊपर यदि मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया, जैसे मान लो ये एक स्मॉल पार्ट ले लिया, ठीक है, इस स्मॉल पार्ट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या यही होगी, ऐसे ही होगी भी। अपन ये बोलते हैं किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण किसी भी पॉइंट पर निकालो, इंटेंसिटी कैसी होगी, आउटवर्ड, ऐसे ही होगी। ऐसे ही S2 पर भी मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया, उस स्मॉल पार्ट पे जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, आउटवर्ड, ऐसे ही बनेगी, आउटवर्ड। ऐसे ही इस S3 पे भी मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया, तो यहाँ पर इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसी बनेगी, आउटवर्ड। भी किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, इंटेंसिटी कैसी बननी है, आउटवर्ड ही बननी है। ठीक है, इस स्मॉल पार्ट पे एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, जैसे ये सरफेस थी, इस पे मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इस पे एरिया की डायरेक्शन कैसी होती है, किसी भी सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी होती है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसके लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी आएगी, ये परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये स्मॉल एरिया मैंने ले लिया DA। ठीक है, इस यहाँ पे यदि मैंने कोई स्मॉल पार्ट लिया है इस सिलेंड्रिकल सरफेस पे, तो इसके लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर की तरफ। तो इसके लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी आएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर की तरफ।
और इसके लिए नीचे वाले सरफेस की बात करेंगे तो नीचे वाले सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड नीचे की तरफ। तो इसके लिए एरिया की जो डायरेक्शन बनेगी वो कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड नीचे की तरफ बन गई। अब देखो इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होता है उसका अपने पास में फॉर्मूला ये होता है फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। होता है फॉर्मूला अपने पास में फ्लक्स का, होता है भाई गॉस लॉ की हेल्प से अपन को फाइंड आउट करना है। तो ये गॉस लॉ की हेल्प से फ्लक्स है, ये फ्लक्स की डेफिनेशन से अपने पास फॉर्मूला आया था, ठीक है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यदि मैं इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए ये वाला मेथड लगा रहा हूँ तो इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 3 अलग अलग पार्ट है। डॉट जब हटाएंगे तो कोस आएगा और कोस का एंगल सब में अलग अलग बन रहा है, इसमें एंगल कुछ अलग है, इसमें एंगल कुछ अलग है, इसमें एंगल कुछ अलग है। तो मैं इस पूरे को तोड़ के ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन फॉर S1 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर S2 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन फॉर S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। भी मैंने इस पूरे इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में, भी 3 ही तो सरफेस बनी इसकी, S1 S2 S3, तो मैं इन तीनों को तोड़ दिया। तो S1 S2 S3 तीनों को तोड़ दिया तो अपने पास में इंटेंस फॉर्मूला ये बन गया। अब देखो S1 के लिए यदि मैं डॉट हटाऊंगा तो कोस थीटा आएगा। थीटा कितना होगा, S1 के लिए बात करेंगे तो इंटेंसिटी इधर, एरिया इधर, ऐसा ही है। अच्छा, मैंने इंटीग्रेशन क्यों किया है, क्योंकि मैंने एक स्मॉल पार्ट, ऐसे स्मॉल पार्ट्स लेते जाएंगे तो सबसे फ्लक्स निकाल लेंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा, इंटीग्रेशन करते ही टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ऐसे इसके लिए भी छोटे छोटे पार्ट्स लेते जाएंगे, सबसे छोटे छोटे फ्लक्स निकालते जाएंगे, सारे फ्लक्स को जोड़ देंगे तो टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। ऐसे नीचे वाले से भी फिर तीनों को जोड़ देंगे तो पूरे गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स अपन को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस S1 के लिए ई और डी ए के बीच का एंगल, ई इधर डी ए इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। तो यहाँ पे तो अपन बोलेंगे S1 ई डी ए कोस 90 प्लस S2 के लिए ई और डी ए के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा ई डी ए कोस 0, ठीक है, ये S2 के लिए। S3 के लिए ई और डी ए के बीच का एंगल 90, ई डी ए कोस 90 इक्वल्स टू सिग्मा क्यू कितना, सिग्मा क्यू होता है इसके अंदर टोटल चार्ज, वो अपन निकाल चुके हैं लैम्डा इंटू एल, ठीक है, सारी चीज़ अपन पहले ही निकाल चुके हैं, बस वैल्यू पुट करनी है, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कोस 90 0, कोस 90 0, ये तो पूरा 0 हो गया, कोस 0 की वैल्यू 1, ई बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। तो अपने पास ये आएगा, ई तो बाहर आ गया और अंदर रहेगा इंटीग्रेशन डी ए इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इंटीग्रेशन डी ए कितना होगा, इंटीग्रेशन डी ए है इस सिलेंड्रिकल सरफेस जो बनी है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे एच की जगह क्या ले रखा है अपन ने एल, और ये जो लेंथ है, ये रेडियस कितनी है इसकी आर, तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एक एल से एक एल कैंसिल, तो ई जो बनेगा वो बन जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। एल से तो एल कैंसिल, 2 पाई आर को नीचे ले जाओ तो 2 पाई आर नीचे चला गया, एप्सिलॉन नॉट पहले से था, तो ई इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यदि मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ई जो बनेगा वो बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बन जाएगा। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है के, तो के होता है तो एक फॉर्मूला और बनेगा 2k लैम्डा अपॉन आर। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये अपने पास में फॉर्मूला बनता है इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर। समझ में आ रही चीज? तो 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर जो है, अब इसमें देखो ई जो है इंटेंसिटी वो इन्वर्सली किसके है आर के है, ई इन्वर्सली आर के। तो ई इन्वर्सली आर के, इसका मतलब ई और आर के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा, यदि ई और आर के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा, ठीक है। और डायरेक्शन कैसी होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो बनता है 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल आर, और डायरेक्शन जो बनती है वो कैसी बनती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये अपने पास में है इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण
जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने डराइव कर लिया। इसका फॉर्मूला आता है 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं किया, मैंने एक सिलेंड्रिकल पाथ अज्यूम कर लिया, हर पॉइंट पर इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। इस सिलेंडर के 3 पार्ट लिए S1 S2 S3, S1 के लिए dA इधर, S2 के लिए dA इधर, S3 के लिए dA इधर। ठीक है, इस वायर के यूनिट लेंथ पे चार्ज लैम्डा है तो L लेंथ पे चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ठीक है, फिर इस पूरे से में निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास फॉर्मूला होता है। इस पूरे को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, S1 S2 S3, S1 S2 S3 में डिवाइड कर लिया, डॉट हटाया तो एंगल्स लिख दिए अपन ने, ये पूरे एंगल 0 हो गए, बच्चा केवल ये। और इंटीग्रेशन dA होता है इस सिलेंड्रिकल सरफेस का टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 2πrl, और बाकी फॉर्मूला अपना बन गया 2k लैम्डा अपॉन स्मॉल r। ठीक है, ये तो इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है वो अपना डराइव हो गया। अब नेक्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन आती है उसको देखो। हाँ, तो नेक्स्ट अपने पास में टॉपिक ये है कि इनफाइनाइट लेंथ की यदि मेरे पास में कोई प्लेन शीट है तो वही अपन ने डायरेक्शन तो निकाल ही ली थी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका कि 3D व्यू है एक तरह से इसका ये। तो ये मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ की अपने पास में एक प्लेन शीट है ऐसे। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ की है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज इसके पास में है। तो अब यहाँ से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो ये मान लो ये शीट जो है वो ऐसे इस तरह से इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपन ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपन ने इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और अपन को फाइंड आउट ये करना है कि इससे O पॉइंट से ये मान लो L डिस्टेंस पे, O पॉइंट से L डिस्टेंस पे अपन को इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड P का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। समझ में आ रही चीज़? ये अपना क्वेश्चन है। डायरेक्शन तो अपन ने देख ली थी, इनफाइनाइट लेंथ की शीट के कारण किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी होती थी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डायरेक्शन अपने निकाल ली थी। अब मुझे इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है फाइंड आउट करना है। इसको हटा देते हैं, बस ये मान लो कि लेंथ जो है वो L है, क्योंकि डायरेक्ट डायग्राम अपन को और भी लंबा बनाना है। ये मान लो P पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना है, P पॉइंट पर वो इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोज सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी, क्योंकि गॉस लॉ लगाना है तो क्लोज सरफेस लगानी पड़ेगी। तो क्लोज सरफेस के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके चारों तरफ वो ही P पॉइंट को लेते हुए मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो अज्यूम कर ली। ठीक है, इस तरह से ये मान लो मैंने ऐसे जो है वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो है वो अज्यूम करी। ठीक है, ऐसे चली गई इस तरह से, ऐसे चलिए ऐसे। ठीक है, फिर इसके अंदर से निकली और इसके अंदर से निकल के क्या हुआ, जितनी लेंथ उधर की तरफ थी उतनी ही लेंथ इसमें इधर की तरफ बनी कि ये मान लो ऐसे बाहर निकल गई इस तरह से। ठीक है, ये अपन ने मान लिया कि ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो इसमें है ऐसे। ठीक है, ये लेंथ L है इसकी। ठीक है, इधर बना देता हूँ, ये लेंथ यदि इसकी L है, ये वाली, तो ये वाली लेंथ भी कितनी है L, यानी कि 2L लेंथ का हमने एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर ली। ये कैसे है अभी समझ में आ जाएगी तुम्हारे। अब मुझे पता है करना है कि इस पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा। इस शीट के यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा। ठीक है, और ये जो मैंने सिलेंडर लिया है, सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, वो क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने क्या मान लिया, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अपन मान रहे हैं वो क्या मैंने मान लिया, A मान लिया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो ये एक्चुअल में कैसे थी कंडीशन। ठीक है, इसको समझना, ये कंडीशन एक्चुअल में क्या है कि ये शीट थी। ठीक है, और ये जो पाइप थी, ये जो सिलेंडर था, ये मान लो यहाँ से होलो था। ये समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी चीज़ है समझना। ऐसे सिलेंडर था, इसको मैंने इसके अंदर इस तरह से डाला कि आर पार निकल गया। जब आर पार निकल ही गया तो इस सिलेंडर के अंदर इस शीट का कितना पार्ट गया होगा, जितना इसने काटा होगा इतना ही तो गया होगा भी। जितना इसने काटा है उतना ही तो इसके अंदर गया है, और इसने काटा कितना है, जितना इसका खुद का एरिया होगा। ठीक है, तो जितना इसका खुद का ये वाला एरिया होगा उतना ही तो वो पार्ट काटेगा, और जितना पार्ट ये काटेगा उतना ही इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इसका खुद का एरिया कितना है, अपन ने कितना माना है, खुद का एरिया कैपिटल A। इसका मतलब इसका खुद का एरिया कैपिटल A है, तो इसने काटा भी कितना है, कैपिटल A। इसका मतलब इस शीट का कैपिटल A एरिया अंदर चला गया। ठीक है,
तो इस शीट का कैपिटल ए एरिया जो है वो यहाँ से इसके अंदर चला गया शीट के अंदर, यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है तो ए एरिया पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए। इसका मतलब इसके अंदर जो चार्ज गया होगा वो चार्ज कितना गया होगा, यदि मैं बात करूँ इसको यहाँ से इस तरह से, तो चार्ज कितना गया होगा इसके अंदर, यदि मैं चार्ज की बात करूँ तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं चार्ज जो गया होगा सिग्मा क्यू अपन जिसको बोलते हैं, तो चार्ज जो गया होगा वो कितना चला गया, सिग्मा इंटू ए। ये चीज़ समझ में आती है या नहीं आती है, बस ये एक ही चीज़ समझने के लिए थी, इसमें और कुछ नहीं है। कि ये शीट ऐसे थी, मैंने इसको ऐसे आर पार किया कर दिया, इस तरह से आर पार कर दिया, तो इसने इस शीट का कितना पार्ट इस सिलेंडर के अंदर गया होगा, जितना इसने यहाँ से काटा होगा, और इसने कितना काटा है, जितना इसका खुद का सरफेस एरिया था, जितना इसका खुद का क्रॉस सेक्शन एरिया था। इसका खुद का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, ए, यानी कि शीट का भी ए पार्ट जो है इसके अंदर गया होगा। जैसे ये शीट थी, ठीक है, जैसे मानो ये शीट थी, अब यदि मैं इसको इसके अंदर आर पार करता हूँ, ये पूरे चार्ज शीट थी, यदि मैं आर पार करता हूँ तो इसका खुद का जितना एरिया होगा उतना ही तो इस शीट के, इस सिलेंडर के अंदर चला जाएगा, काट के चला जाएगा। यानी कि इस एरिया पे जितना चार्ज होगा वो चार्ज ही तो इसके अंदर गया, बाकी तो सारा बाहर है। तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज गया, जितना इसने काटा था, और इसने कितना काटा, जितना इसका एरिया था, ठीक है। तो इसका एरिया यदि ए था और यूनिट एरिया पे चार्ज अपन सिग्मा मान रहे हैं, तो ए एरिया पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू ए, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज गया है वो कितना गया है, सिग्मा इंटू ए। बस ये एक चीज़ इसके अंदर समझने वाली थी, बाकी और कुछ नहीं है। अब मैंने क्या किया है, वही सिलेंडर के 3 पार्ट लिए। जैसे सिलेंडर था, एक तो ये सर्कुलर पार्ट, ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट, और एक और यहाँ पे ये सर्कुलर पार्ट, 3 पार्ट आ गए। तो मैंने इसके 3 पार्ट लिए, इसको मैंने मान लिया वही S1, इसको मैंने मान लिया वही S2, और इसको मैंने मान लिया वही S3, ठीक है। जैसे अपने वहाँ किया था वैसे यहाँ करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल पार्ट लिया, यहाँ भी मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया, और यहाँ पर भी मैंने एक स्मॉल पार्ट ले लिया। इस स्मॉल पार्ट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन, जैसे ये शीट थी, ठीक है। अब इंटेंसिटी तो अपन ने देखा था, अभी डायरेक्शन निकाल चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। ये शीट थी, किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी होगी, आउटवर्ड, ठीक है। और इधर वाले पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी होगी, आउटवर्ड, ऐसे ही होगी। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पर भी यदि अपन बात करें तो इंटेंसिटी कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहाँ पे भी यदि बात करूँगा तो इंटेंसिटी कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और यहाँ पर भी बात करेंगे तो इंटेंसिटी कैसी होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी। इस स्मॉल पार्ट के लिए, जैसे स्मॉल पार्ट मैंने यहाँ लिया होगा, इस स्मॉल पार्ट के लिए एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, इस स्मॉल पार्ट के लिए एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, इस स्मॉल पार्ट के लिए एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड, ऐसी होगी। तो इस स्मॉल पार्ट के लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी हो गई, आउटवर्ड। इस स्मॉल पार्ट के लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी हो गई, आउटवर्ड। इस स्मॉल पार्ट के लिए एरिया की डायरेक्शन कैसी हो गई, आउटवर्ड हो गई ऐसे, ठीक है। इस पूरे गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो फ्लक्स क्या, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। वही फॉर्मूला जो अपन ने पहले लगाया था, सेम वही। अब सेम मेथड, इस पूरे इंटीग्रेशन को वही मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। S1 के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस S2 के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर प्लस S3 के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा क्यू कितना होगा, सिग्मा क्यू अपन निकाल चुके हैं, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। S1 के लिए ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डॉट हटाएंगे तो वो 0 आएगा। S2 के लिए 90 आएगा और S3 के लिए 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब अपन ये बोलेंगे यहाँ पे S1 के लिए तो आ जाएगा ई डी ए कोस 0, S2 के लिए आ जाएगा ई डी ए कोस 90 और S3 के लिए आ जाएगा ई डी ए कोस 0 इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कोस 90 तो 0 हो जाता है, कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ई दोनों में बाहर आ जाएगा क्योंकि ई तो कांस्टेंट है, ई बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा S1 DA प्लस यहाँ अंदर रह जाएगा S3 DA और ई को अपने बाहर निकाल लिया इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन DA कितना होगा, ये स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया, इन स्मॉल एरिया का टोटल सम कितना होगा। ऐसे इस पूरे पार्ट में मैं छोटे छोटे एरिया लेता जाऊंगा तो टोटल एरिया कितना बनेगा, इसका पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया। पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया किसके इक्वल है, ए के, यानी कि इंटीग्रेशन DA किसके इक्वल आएगा, ए के। सेम यहाँ पे छोटे छोटे एरिया लेंगे तो इंटीग्रेशन DA किसके इक्वल आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए के, यानी कि यहाँ बोलेंगे EA प्लस
ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्साइनल नॉट, यानी कि 2EA इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्साइनल नॉट, ए से ए कैंसिल, तो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्साइनल नॉट। समझ में आ रही चीज़? तो इंटेंसिटी जो बनती है सिलेंड्रिकल या शीट के कारण किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यदि पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर इनवर्ड। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में अपन इसको बोलेंगे ई वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, और एन कैप कैसा है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, अब यदि यहाँ पे मीडियम होता, यदि यहाँ मीडियम होता तो मीडियम होता है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या आ जाता है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मीडियम के केस में इंटेंसिटी जो बनती वो क्या बनती? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो क्या इंटेंसिटी चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ? यदि मैं ये एल लेंथ की जगह 2L 3L 4L लेंथ ले लेता तो क्या इंटेंसिटी चेंज होती? सिग्मा कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, 2 कॉन्स्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में यदि मैं कर्व बनाऊं, इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में कर्व बनाए तो इंटेंसिटी हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, यानी कि इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये अपने पास में आ गया किसी भी इनफाइनाइट लेंथ की शीट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। वो ही मेन इसका केवल डायग्राम है। एक चीज इसके अंदर समझने वाली थी सिग्मा इंटू ए, कि इसके अंदर चार्ज कितना गया? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो सिग्मा इंटू ए चार्ज आएगा, बाकी तो सेम मेथड अपन ने अप्लाई किया है जैसे स्ट्रेट वायर के लिए किया था। वही सिलेंडर के 3 पार्ट्स लिए और कुछ नहीं किया अपन ने इसके अंदर। तो लास्ट में अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये इंटेंसिटी जो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, आगे अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट लेंथ पे जाके भी इंटेंसिटी उतनी ही रहनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। ऐसे यहाँ पर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट पे जाके भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये अपने पास में गॉस लॉ की 2 एप्लीकेशंस जो है, केवल अपन ने डेरिवेशन करी है, अभी क्वेश्चंस नहीं किए इसके ऊपर, क्वेश्चंस भी करेंगे इस पे। तो 2 डेरिवेशंस अपनी गॉस लॉ की जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपने पास में इसकी एक स्फीयर वाले केस हो रहेंगे, और फिर इसके बाद में अपन क्वेश्चंस देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो किस तरह के बनते हैं। ठीक है, या एक क्वेश्चन मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि उस टाइप के क्वेश्चंस अपन देख लें। और चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तेरे बिना लगता नहीं मेरा जिया, अब तेरे बिना चले मेरी सांसें ना रे ना, तू मेरी जन्नत है, तू ही मेरी। चलो गाने हो गए, मार कर कहाँ गया? हाँ ये, चलो अब आ जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन देखते हैं शीट के कारण। क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास में एक शीट है इनफाइनाइट लेंथ की, ठीक है, ऐसे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज शीट है, कोई गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने मान ली फर्स्ट, इंटेंसिटी कितनी होगी? इधर की तरफ, और कितनी बनेगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला देखा था। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी बनेगी? इधर की तरफ, और कितनी बनेगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी। इस पॉइंट पर निकालूंगा तो कितनी बनेगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड करती नहीं है, और डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये इस एक शीट के कारण है। ठीक है, मैंने इसके पैरेलल मैंने एक शीट और लगा दी यहाँ पे, वो इनफाइनाइट लेंथ की। ठीक है, इस तरह से लगा दी, पॉजिटिव चार्ज शीट है ये मान लो। ठीक है, ऐसे, और चार्ज डेंसिटी मैंने मान ली इस पर 2 सिग्मा है। ठीक है, ये सेकंड नंबर की शीट है, तो ये ऐसे रखी हुई है एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, अब देखो
ये ए पॉइंट मैंने माना है, ये बी पॉइंट मैंने माना है, ये सी पॉइंट मैंने माना है। इस शीट के कारण तो अपन ने तीनों पर इंटेंसिटी निकाल ली, इस शीट के कारण हम निकाल लेते हैं। इस शीट के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी जो बनेगी वो कितनी बनेगी, चार्ज डेंसिटी कितनी है 2 सिग्मा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो तब था जब चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी। अब चार्ज डेंसिटी कितनी है 2 सिग्मा, तो इंटेंसिटी कितनी बनेगी E2 की यदि मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी 2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड। इस शीट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इस शीट के कारण वो इंटेंसिटी कैसी बनेगी, आउटवर्ड इधर की तरफ, तो ये आ जाएगी E2 और E2 कितना होगा 2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस शीट के कारण इंटेंसिटी कैसी बनेगी, आउटवर्ड, इसको मैंने मान लिया E2 और ये कितना बनेगा 2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इंटेंसिटी निकाल लो। नेट इंटेंसिटी यदि मैं ए पॉइंट पे निकालूंगा तो ए पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी क्या जुड़ जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाती है, यानी कि E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 कर लो, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यदि बी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखेंगे तो E1 इधर की तरफ है, E2 इधर की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा E2 माइनस E1, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो तो EB जो बनेगा, EB वो EB कितना हो जाएगा, E2 तो कितना है 2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और E1 कितना है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, तो कितना बचेगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी की बात करेंगे तो वही दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 करेंगे तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस 2 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा 3 सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसी आ जाएगा। तो ये तीनों के कारण इंटेंसिटी, दोनों के कारण इंटेंसिटी डिफरेंट पॉइंट्स पे अपने रखना कि इंटेंसिटी जो होती है वो कभी भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है इनफाइनाइट लेंथ की शीट के कारण, कि हर पॉइंट पर इंटेंसिटी वही बननी है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप जैसे पॉजिटिव ली है वैसे नेगेटिव भी हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है एक नेगेटिव हो सकती है, तो कैसे भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। करने का तरीका ये है, डायरेक्शंस निकालनी है, सेम डायरेक्शन में तो जोड़ दो और अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस कर दो। पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इनवर्ड रहेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर अपने पास में शीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस भी अपने हो गए हैं। हाँ, अब एक चीज मुझसे पूछी गई थी कि बुक्स बताओ कौन कौन सी पढ़नी है, किसके क्वेश्चंस करने हैं। तो देखो, यदि केवल बोर्ड लेवल की तैयारी करनी है 12th लेवल की, तब तो सबसे बेस्ट बुक जो आती है 12th के लिए, वो बेस्ट बुक जो आती है 12th की यदि मैं बात करूं तो वो आती है SL अरोड़ा, धनपत राय पब्लिकेशन की आती है SL अरोड़ा, CBSE के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, RBSE की तैयारी करनी है तो SP साइंस पब्लिकेशन सबसे बेस्ट बुक है, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। और किसी, अब तो NCERT की तैयारी करनी है तो NCERT के लिए सबसे बेस्ट बुक ये है SL अरोड़ा। ठीक है, निट लेवल की तैयारी कर रहे हो तो एररलेस बुक आती है, एक बहुत ही अच्छी बुक है, उसको सोल्व करो। IIT की तैयारी करनी है तो IIT के लिए SC वर्मा, DC पांडे, और एक सबसे बेस्ट बुक जो आती है ना IIT के लिए, सबसे शानदार बुक जिसको बोलते हैं, वो आती है सिंगेज पब्लिकेशन की। ठीक है, सिंगेज पब्लिकेशन, BM शर्मा सिंगेज पब्लिकेशन बहुत ही ज़बरदस्त बुक है IIT के लिए, उससे स्टैंडर्ड लेवल की कोई बुक नहीं है मार्केट के अंदर, बहुत ही शानदार बुक है। ठीक है, SC वर्मा जो है वो भी सिंगेज से जुड़ने वाले थे लेकिन वो नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन ये जो सिंगेज पब्लिकेशन है ना बहुत ही शानदार बुक। SC वर्मा भी बहुत अच्छी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन सिंगेज जो है वो उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है, SC वर्मा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, लेकिन वेराइटी है हर क्वेश्चन के अंदर। बहुत अच्छी बुक है, मैं SC वर्मा के लिए नहीं ऐसा नहीं बोल रहा बहुत अच्छी नहीं है, SC वर्मा भी बहुत अच्छी बुक है। जिसको कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है वो SC वर्मा करें, और जिसके पास टाइम है, ज़्यादा क्वेश्चंस वो निकाल सकते हैं, वो सिंगेज पब्लिकेशन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। तो IIT के लिए वो वाली बुक रेफर कर सकते हो, सिंगेज पब्लिकेशन, और निट के लिए एररलेस कर सकते हो, DC पांडे, SC वर्मा भी कर सकते हो। और 12th बोर्ड की यदि तैयारी करनी है तो बोर्ड के हिसाब से देखनी है तो SL अरोड़ा सबसे बेस्ट बुक है मार्केट में। ठीक है, तो इन बुक्स को रेफर करो। बाकी तुम्हारे पास में जो भी शीट्स हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में तुमने ज्वाइन कर रखा है, उस इंस्टीट्यूट की जो भी शीट्स हैं, उन शीट्स के क्वेश्चंस फॉलो करो। कोई डाउट हो तो पूछो, किसी भी तरह का फील फ्री होकर डाउट पूछो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आराम से अपने डाउट जो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपने टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अपन जो है घोष लो की नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मजे करते रहो, ऑल द बेस्ट।